नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा लगातार देखा जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। मास्क लगाना ना भूलें। मास्क हम तब तक ना निकालें जब तक कि हम ये तय ना कर लें कि लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। तब तक ये मास्क लगाकर जरूर रखें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और इसी कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े, और ये एक सुखद संकेत भी। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 1568 नए मामले सामने आए, जबकि 156 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब घट करके 2.14% तक पहुंच गया है। यानी अगर दिल्ली में 100 लोगों की कोरोना जांच करवाई जाए तो 3 लोगों से भी कम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसका प्रतिशत 2.14 है। 27 मार्च के बाद से ये पहली बार है जब इतना नीचे ये ग्राफ गिरा हो। वहीं रिकवरी रेट भी 96% से ज्यादा है, यानी 100 लोगों को कोरोना हो रहा है, 96% लोग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जा रहे हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये जो आंकड़ा सामने आया है, किस तरह की और सबसे खास बात? खास बात इसमें यह है प्रशांत की संक्रमण दर जो हम लगातार देख रहे हैं वो घट रही है, केसेस घट रहे हैं। मौत के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए कि 16 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा आया है। 16 अप्रैल को जो आंकड़ा आया था उसमें 141 लोगों की मौत हुई थी, और अब उसके बाद आप देखिए कि महीने भर बाद की स्थिति आप देखिए कि 156 मौतें आज सिर्फ सामने आई हैं। इस तरीके से लगातार मौत के आंकड़े भी घट रहे हैं, केसेस भी घट रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है तो WHO ने जो निर्धारित किया है कि 5% के नीचे अगर संक्रमण दर आ जाती है तो उसे बेहतर स्थिति में देखा जाता है। तो अब जो संक्रमण दर है दिल्ली की वो 2% के आसपास है, और सरकार ये मान के चल रही है कि इस हफ्ते के एंड तक ये जो संक्रमण दर है वो 1% से भी नीचे चली जाएगी। और यही वजह है कि लगातार लॉकडाउन को लेकर ये अटकलें अब सामने आ रही हैं कि शायद ये आखिरी हफ्ता हो जब दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। हालांकि पिछले हफ्ते भी अटकलें थी, लेकिन तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है। ब्लैक फंगस के मामले भी दिल्ली में सामने आए, 500 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के दिल्ली में सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल कोरोना को लेकर ये अच्छी स्थिति है कि लगातार केस घट रहे हैं। मौत के आंकड़े जो 300 साढ़े 300 के पार नजर आते थे वो अब 150 के आसपास हो गए हैं। संक्रमण दर घट रही है, तो एक अच्छे संकेत हैं प्रशांत। बिल्कुल, दिल्ली में राहत की खबर, संक्रमण दर तेजी से घटती नजर आ रही है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में HPCL के प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और प्लांट का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था, जबकि धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छाने लगा। आग से वहां लाखों का नुकसान भी हो गया है। आग कैसे लगी है अब तक इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता ये कि इस आग पर सबसे ज्यादा पहले जल्दी काबू पाया जाए। उसके बाद ही इसका आकलन होगा कि आग लगने की वजह क्या थी। नुकसान कम से कम हो इसकी भी कोशिश। HPCL के प्लांट में ये लगी है भीषण आग। हालांकि माना यह जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। आग इतनी भयंकर कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की ये लपटें आसमान छूती दिखाई दे रही है। धुएं का काला बवंडर आसमान को घिरता दिखाई दे रहा है। HPCL के प्लांट में विशाखापट्टनम में लगी है ये आग। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कि जितने जल्दी हो सके इस आग पर काबू पाया जाए, ताकि नुकसान कम से कम हो सके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जहां HPCL के प्लांट में भीषण आग लगी है। किस वजह से ये आग लगी है अब तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने की वजह से अगले 24 घंटे के भीतर ही समुद्र के किनारे से यह तूफान यास टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार के तट से यास टकरा सकता है। तूफान के आने से पहले ही उसका असर भी अब दिखने लगा है। 6 तस्वीरें इसी असर की। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है।
जहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश लगातार हो रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। तूफान आने से पहले ही उसका असर भी देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में भी ऐसा ही असर। ओडिशा के बालासोर की यह तस्वीर, जहां हवाएं काफी तेज चल रही है और समंदर में तेज लहरें भी उठने लगी है। भारी बारिश की आशंका भी बालासोर में व्यक्त की गई है। तीसरी तस्वीर ओडिशा के जगत सिंहपुर की है, जहां तूफान आने से पहले ही मछुआरों ने समंदर से नावों को निकाल लिया है। और चौथी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जिन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है उन्हें वक्त पर भोजन मिल सके। पांचवी तस्वीर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां प्रशासन ने पहले ही तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और छठी तस्वीर है बिहार के भागलपुर की, जहां बंगाल में आने वाले तूफान का असर दिखा और मौसम पूरी तरह से बदल गया। भागलपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होती दिखाई दी है। चक्रवाती तूफान यास कल सुबह ओडिशा के तट से टकरा सकता है और इससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां भी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42, ओडिशा में 44 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लोगों को समंदर से दूर रहने की भी नसीहत दी गई है। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश भी लगातार हो रही है और समंदर भी बता रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति थी। अब तो समंदर में लहरें उठनी शुरू भी हो गई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि समुद्री किनारों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए, ताकि अगर ये समंदर ज्यादा बड़ा रूप अख्तियार करे तो नुकसान कम से कम हो सके। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में यास तूफान के टकराने से पहले ही एनडीआरएफ की कई टीमें आसपास के 10 गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई है। गांव में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना घर छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। ऐसे में एनडीआरएफ के लोगों के लिए दोहरी मशक्कत थी, इनकी जान बचाना भी और इन्हें मनाना भी, ताकि इन्हें दूसरी जगह सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। पुलिस वालों की भी इसकी आखिर मदद ली गई। किस तरह के हालात बने हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह बता रही हैं। चक्रवाती तूफान यास की दस्तक के साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया गया है और यहाँ तटीय इलाकों पर गांव है, घर है, लेकिन पूरी तरह से निर्जन। लोगों को यहाँ से निकाल करके जो शेल्टर है वहाँ ले जाया गया है। तस्वीरें देखिए, अभी तूफान की दस्तक मात्र है और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ये दुकानें कई एक कतार से यहाँ पर गिर चुकी हैं। ये पूर्व मिदनापुर का दीघा है और बालासोर जहाँ पर लैंडफॉल होने की संभावना है, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर यही वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। रुक रुक कर बारिश हो रही है, हवाओं की गति तेज़ हो रही है और समुद्र पूरी तरह से उफान पर है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दीघा। और आशिका सिंह हमारी सहयोगी ऐसे ही समुद्री तट पर इस वक्त मौजूद है, दीघा में, पूर्व मेदिनीपुर में। आशिका, ये जो यास तूफान दस्तक देने वाला है, उससे पहले की कैसी आहट समंदर में दिखाई दे रही है? मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी प्रशांत आपको, समुद्र कितना उफान पर है। देखिए ये असर यास के पहले की दस्तक है और कल सुबह जब टकराएगा तब जो टाइड है वो 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। साथ ही हवाओं की जो गति है वो 145 से लेके 165 और गस्टिंग 185 किलोमीटर पर आर तक जाएगी। तैयारी पूरी है राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद की गई हैं। सबसे ज़्यादा असर यहीं पूर्वी मिदनापुर में पड़ेगा, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की 7 टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। ठीक उड़ीसा से सटा हुआ ये इलाका है और समुद्र की तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से उफान पर है। बादल गिरते आ रहे हैं और कल रात से ही रह रहकर बारिश हो रही है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश भी बढ़ने की संभावना है। और इसलिए भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को मनाया जा रहा है कि समुद्र के किनारे जानलेवा हो सकता है।
यास तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले पर पड़ेगा, जो कि ओडिशा की सीमा से ही लगा हुआ इलाका है। यहां पर समुद्र अभी से उफान मारता दिखाई दे रहा है। रात से ही रुक रुक कर बारिश भी इस इलाके में हो रही है और अब ये बारिश देर शाम तक के और ज्यादा तेज होने की आशंका जाहिर की गई है। यास तूफान बंगाल और ओडिशा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओडिशा के पाराद्वीप में यास 280 किलोमीटर दूर है और कल सुबह तक ओडिशा के समुद्री इलाके तक इसके पहुंचने की भी आशंका है। इस दौरान वहीं 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी यास तूफान की वजह से भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा असम, सिक्किम और मेघालय में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आईएमडी के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा। उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त क्या स्थिति है इस साइक्लोन की? सीवियर साइक्लोन किस स्टेज में है इस वक्त? साइक्लोन यास कंसंट्रेटेड होकर एक सीवियर साइक्लोनिस्टिक ग्रुप में केंद्रीभूत है। ये पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे अभी इसका केंद्र है और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पे उड़ीसा कोस्ट की धामरा पोर्ट के पास ये केंद्रीभूत होगा और इसके बाद भी इसका मूवमेंट रहेगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा पे और कल मिड डे तक, नून तक ये उड़ीसा कोस्ट को धामरा और बालासोर के बीच में पार करेगा। तब इसका जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 और 185 kmph। ये विंड स्पीड आज रात से धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे डैमेजिंग विंड जिसको बोलते हैं, मिडनाइट की बात होगा और अर्ली मॉर्निंग में केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट्स में ये विंड स्पीड 155 to 165 और 185 तक हो सकता है। ओडिशा में यास तूफान की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि तूफान की चपेट में आने से जान का कोई नुकसान ना हो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से मदद गांव वालों को पहुंचाई जा रही है। एक बुजुर्ग महिला को सहारा देकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुजुर्ग महिला की मदद केंद्रपाड़ा में पुलिस वाले कैसे कर रहे हैं, भुवनेश्वर में गांव वालों को मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सुरक्षित स्थानों पर वो चल सकें। लाउड स्पीकर के जरिए भी समझाया जा रहा है। पहली तस्वीर तो है केंद्रपाड़ा जिले की तलचुआ गांव, जहां पुलिस वाले 91 साल की महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की, जहां प्रशासन के लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि समुद्र के किनारे रहना जानलेवा हो सकता है, सुरक्षित स्थान पर जाने की इनसे गुजारिश भी की जा रही है। 81,661 पीपल जो वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं उनको अभी तक इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको साइक्लोन शेल्टर्स में पहुंचाया गया है। इसके अलावा ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन को और एक्सपेडाइट आने वाले कुछ घंटों में किया जा रहा है और शाम तक ये इवैक्यूएशन ड्राइव को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग फिनिश करने के प्लान में है। उसके बाद साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन रेस्क्यू और रिकवरी वर्क के लिए 60 फॉर्मेशंस ऑफ ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स सारे वल्नरेबल लोकेशंस में तैनात हो चुकी है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी दीघा समुद्री तट पर मौजूद हैं, पूर्व मेदिनीपुर में, जहां पर कुछ घंटे बाद ही ये यास तूफान टकरा सकता है। लेकिन आशिका, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर दूसरे और सुरक्षा बल लोगों की जान की रक्षा के लिए यहां जुटे हुए हैं। किस तरह की समस्या का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है और क्या ताजा हालात इस वक्त आपके इर्द गिर्द? हम अपनी सहयोगी से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई ऐसे इलाके जहां लगातार बारिश भी हो रही है और रिहायशी इलाकों में अभी से दिक्कत शुरू हो चुकी है। ये उसी की तस्वीर। आशिका, जहां समुद्री तट पर आप मौजूद हैं, एनडीआरएफ और कई और सुरक्षा बल के लोग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग घर नहीं छोड़ना चाहते, किस तरह की मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है? ताजा हालात आपके इर्द गिर्द क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, राज्य की बात करें तो 8 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, लेकिन जो
इलाके हैं, तटीय गांव हैं, वहां पर लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर एनडीआरएफ को पुलिस की मदद लेकर के जबरन लोगों को शेल्टर तक ले जाना पड़ा है। और इसके साथ ही आज सुबह से ही जगह जगह पर अनाउंसमेंट जो सारे गांव तटीय इलाकों के वहां पर किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो वापस सुरक्षित जगहों पर चले। देखिए हवा की गति लगातार बढ़ती जा रही है प्रशांत, और जो इस बीच प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीम भी तैयार है। एक तरफ चैलेंज उनके सामने है कि जब तूफान के बाद रास्ते ब्लॉक होंगे, पेड़ गिरेंगे, लैंप पोस्ट गिरेंगे, तो उससे निपटना है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर आना है। साथ ही ये सब कोविड की परिस्थिति के बीच। तो राज्य सरकार तैयार है, एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, और कल जब लैंडफॉल होगा तो असली भयावह रूप ये जो तूफान है यास का वो देखने को मिलेगा। और ये पूर्वी मिदनापुर यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही ये तूफान मचा सकता है। और इसीलिए भी पहले ये तमाम तैयारियां की जा रही है कि नुकसान कम से कम हो सके और लोगों को समुद्री तटों से दूर किया जा रहा है। तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से एनडीआरएफ ने अभी तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी पूरे हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है। हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं हो, इसी उद्देश्य से मैंने मुख्य सचिव से चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री से भी की है, और प्रथम नागरिक होने के नाते इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए इनके डायरेक्टर जनरल से मैंने चर्चा की। वी हैव सेंट हाई अलर्ट्स, हाई इंडिकेशंस कि फिशरमैन हैं वो माने जाएं, कोस्टल एरिया के लोगों का इवैक्यूएशन हो, मर्चेंट शिप्स और अदरवाइज जो वेसल्स हैं दे आर सेफली पुट इन हार्बर। तैयारियां कैसे कैसे की जा रही है इसकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के मेचेदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया गया ताकि यास की वजह से चलने वाली तूफानी हवाओं से ट्रेन के डिब्बे पटरी से न उतर जाएं, उन्हें नुकसान न पहुंचे। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है। यास तूफान की आशंका के मद्देनजर दरअसल कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, उन्हें नहीं चलाया जाएगा आगे कुछ समय के लिए। लेकिन इन खड़ी ट्रेनों को भी कोई नुकसान ना हो इस तूफान की वजह से। इस वजह से इनके पहियों को जंजीरों से कसकर पटरियों से बांध दिया गया है ताकि कहीं हवा के थपेड़ों से तूफान से लुढ़ककर ट्रेन पटरियों में कहीं आगे ना बढ़ जाए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में भी बारिश हो रही है और इसके बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व मेदिनीपुर में एनडीआरएफ के 7 टीमों को तैनात किया गया है। इनमें 2 टीमों को दीघा में तैनात किया गया है। साथ ही साथ लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो समंदर से दूरी बनाकर रखें और बारिश हो सकती है, ये और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले। हमारी एनडीआरएफ की टोटल 5 टीम्स हैं यहाँ पे। उसमें से 2 टीम दीघा में स्टेशन है और हम सारे सिचुएशन जो एक साइक्लोन के दौरान बन सकते हैं उन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सके कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाए जो निचली एरियाज़ हैं, तो वहाँ से बंदों को निकालने के लिए, सिविलियंस को निकालने के लिए हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं। उसके अलावा अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं सभी ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। तो अगर किसी को बिफोर सेंडिंग टू हॉस्पिटल उनको किसी को पीएचडी की जरूरत है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की, तो वो भी हमारे रेस्क्यूअर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर अब सुरक्षित जगहों पर भी भेज दिया है। यास तूफान की वजह से इन लोगों को खतरा था और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम इन निचले इलाकों में पहुंची और करीब 50 लोगों को शेल्टर होम में भेज दिया गया है, क्योंकि यास तूफान के अगले 24 घंटे में ही ओडिशा के समुद्री तट से टकराने की आशंका है और इसके बाद तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश भी हो सकती है लाउड स्पीकर के जरिए। इसलिए लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि तेज बारिश हो सकती है, लोग सुरक्षित जगहों पर चलें। 21 तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया। इस मेदिनीपुर में हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं
ताकि इस जो तो बहुत तेज तूफान आ रहा है, इससे प्रति ये लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। तूफान यास के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कोस्ट गार्ड के आईजी के.आर. सुरेश ने दावा किया कि समुद्र के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। 24 तक तूफान का रूप और 25 को आज उसकी गति तीव्रता बढ़ चुकी है और कल और भी बढ़कर लैंडफॉल भी हो सकता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। हमारे ही भारतीय तटरक्षक की भी शिप और एयरक्राफ्ट जो अभी बाहर हैं वो रेस्क्यू करने की तैयारी में हैं, क्योंकि समुद्र जैसे आगे बढ़ता है समुद्री तूफान, हम उसको पीछे राहत का काम पीछे से शुरू होता है, उसके लिए ऑलरेडी वो लोग लगे हुए हैं। अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहाँ पर भी हमारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज तैनात हैं। और आप जानते हैं कि इस साइक्लोन में अंडमान निकोबार पीछे की तरफ था और उसकी इफेक्ट जरूर था, पर उतना भी नहीं था। ज़्यादा इफेक्ट होगा तो कल, पर समुद्र में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इफेक्ट होगा। ओडिशा के बालेश्वर में भी तूफान से बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि वहां सुबह से ही तेज हवाएं चलने लगी है। भारी बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही लोगों को बगैर काम के घरों से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। और समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी है। मौसम ने भी करवट बदला है और बारिश होने लगी है। कुछ लोगों को बारिश में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को समुद्री तटों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि समंदर में अब लहरें ऊंची उठने लगी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से सुबह रिहायशी इलाकों में लोगों को दिक्कत देखने को मिली है। दफ्तर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भी भर गया है, जिसमें लोगों की दिक्कतें और बढ़ी। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी और इसीलिए भी भुवनेश्वर में लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ी। यास तूफान से पहले की ये आहट अब शहर के भीतर भी दिखाई दे रही है। तेज हवाएं और बारिश, कई इलाकों में पानी भी भर गया। दो दोहरी प्राकृतिक आपदा से जंग लड़ रहा है देश। एक तरफ तो समुद्री तूफान, दूसरी तरफ कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी ने पूरे देश में इस वक्त कोहराम मचा रखा है। रोज हजारों लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो इससे बेपरवाह नजर आते हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एक सब्जी मंडी की तस्वीर है, हैरान करने वाली। मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते सैकड़ों की तादाद में लोग इत्मीनान से पहुंच गए। वजह सब्जी खरीदना। ऐसा लगा जैसे कोरोना से ये बेपरवाह हैं, इन्हें कोरोना का डर ही नहीं। कई लोग तो बगैर मास्क के ही मंडी में घूमते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो ये घर पर ही छोड़कर आए थे। इतनी भीड़ के बीच कोरोना की दिक्कत से बेपरवाह सब्जी खरीदने में मशगूल ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। देश अब भी कोरोना की दूसरी लहर से लगातार जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में पाबंदी लोगों की मजबूरी बन चुकी है, लेकिन कोरोना से पैदा हुई सारी परेशानियों के बावजूद लोगों की लापरवाही भी चरम पर है। कई राज्यों में इतनी पाबंदियों के बावजूद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग देखे जा सकते हैं। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं कार्यक्रम के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है और ऐसा करके लोग खुलेआम न्योता दे रहे हैं कोरोना को। कोरोना को न्योता देती लापरवाही, पाबंदी के बावजूद टूटे नियम। कब सुधरेंगे लापरवाह लोग? लोगों की भारी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं और धक्का मुक्की। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं, जहां पाबंदी के नियम लागू करवाने की कोशिश कर रही पुलिस से इलाके में फल बेच रहे लोग भिड़ गए। इस बीच हंगामा ऐसा हुआ कि नौबत धक्का मुक्की की भी आ गई। न तो लोगों ने ठीक से मास्क लगाया और लड़ाई के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कोई क्यों सोचे। महाराष्ट्र में फल और सब्जी बेचने के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक पाबंदी में छूट दी जाती है,
लेकिन जब फल बेचने वाले 11 बजे के बाद भी अपने घरों को नहीं लौटे तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही का आलम यह कि लोग पुलिस से ही भिड़ गए और जमकर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मालाखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला बोल दिया। दावा किया गया कि जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना का टीका लगाने पहुंचे थे, तब लोगों ने टीका लगवाने से इनकार किया और बात इतनी बिगड़ी कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जबकि दूसरी तस्वीर भी एमपी से ही है, जहां जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी। गांव के बाहर ही 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोका और हाथ में लाठियां भी दिखाई। लाख समझाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम को ही आखिर वापस लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाने का परेशानी है? हमें लगवाने नहीं, हम तो भगवान ने जितना को दाऊद जति गया उतना माए परेशानी। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम ना लगवा। देश में कोरोना के कहर के बीच कोरोना से बचाव के सारे नियमों को मुंह चिढ़ाती ये 4 तस्वीरें गवाही देती हैं कि देश में कोरोना के हालात क्यों बिगड़े और अब तक काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर मचाया, उसके बाद तो हर किसी के जहन में खौफ पैदा हो गया है। लेकिन लगता है कि यूपी के मुरादाबाद के लोगों को कोरोना से बिल्कुल डर नहीं है। सड़क पर पुलिस वाला मौजूद है, लेकिन लोगों की भीड़ नियमों को खुलेआम तोड़ती नजर आ रही है। सड़क पर भीड़ लगी है, लेकिन ना पुलिस वाला कोई कदम उठा रहा है और ना ही लोगों को नियमों की फिक्र है। पुलिस लोगों के चालान भी काट रही है, लोगों के घरों से निकलने पर निगरानी भी कर रही है, लेकिन लोगों के घरों से बाहर निकलने की भी अपनी अपनी दलीलें हैं। मुरादाबाद में आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। मुरादाबाद का ये गलशहीद चौराहा है, जहाँ पुलिस कर्मी खड़े हैं, लोग भी गुजर रहे हैं। तो मुरादाबाद में अभी पुलिस कामयाब नहीं है लॉकडाउन का पालन कराने में। लोगों की लापरवाही की हदें पार करती तस्वीरें एमपी के सीधी से भी आई, जहां के बड़हौरा गांव में एक मंदिर में पूजा पाठ के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। न ही चेहरे पर मास्क दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। यहां छोटे बच्चे भी थे, जिनके लिए भी सावधानी नहीं बरती गई। आम लोग ही नहीं, जिम्मेदार लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है। यूपी के हरदोई में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर भीड़ लग गई। यहाँ एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन लोग कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करवाने की है, लेकिन इन्हें तो खुद ही अपना मास्क लगाने की जिम्मेदारी याद नहीं है। और तो और जश्न के आगे ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। उधर झारखंड के गुमला में भी नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें दिखी, जहां प्रशासन के अधिकारी ही नियम तोड़ते दिखे। प्रशासन की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर बांटे गए, लेकिन ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भीड़ लगाकर एक जगह जुट गईं, एक दूसरे से चिपकी दिखी और नियमों के पालन की किसी को फिक्र नहीं थी। देश के अलग अलग राज्यों में ये हाल तब है जब आज भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2.25 लाख से ज्यादा है और कोरोना से मरने वालों की संख्या अब भी करीब 3,500 है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो देश में 1,96,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3,511 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि देश में पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है, जो अब 10% के नीचे आ गया है। लेकिन यही वो वक्त है जब कोरोना से बचाव के नियमों का और भी सख्ती से पालन करना जरूरी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और हालात फिर बिगड़ सकते हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है कि सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकानें खोलने की इजाजत मिलने पर कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले हफ्ते विजय रूपाणी सरकार राज्य के 36 शहरों में 27 मई तक रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने की मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलकर खरीदारी ऐसी शुरू कर दी जैसे कोरोना काल पहले त्योहारों पर बाजारों पर भीड़ जुटने लगी थी। और इसकी कुछ तस्वीरें सूरत से भी सामने आई है, जहां बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग बाहर घूमते बाजार में दिखाई दिए। भीड़ तो भीड़, इनमें कई लोग तो मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। कुछ लगाए दिखे तो सिर्फ दिखावे के लिए। अहमदाबाद और सूरत की ये तस्वीरें, जैसे ही ढील मिली लोग बड़ी तादाद में बाजारों में पहुंच गए।
जबकि इस तरह की लापरवाही ही कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ा सकती है। अभी पूरी तरह से कोरोना का खतरा दूर भी नहीं हुआ है कि फिर एक बार इसी तरह की लापरवाही की तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद और सूरत से सामने आई, जहां बाजारों को खोलने का मौका मिला तो बड़ी तादाद में लोग भीड़ लगाकर दुकानों पर पहुंच गए। कोरोना काल में जब लगभग सारा देश वायरस की रफ्तार रोकने के लिए और कोरोना के कहर से बचने के लिए घर पर बैठा हुआ है, तभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो अपनी जिंदगी के प्रति फिक्रमंद हैं और ना ही दूसरों के प्रति। ये लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर कहीं हवाई जहाज में शादी रचा रहे हैं तो कहीं बिना मास्क के बारात लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। ये कोरोना के ऐसे वाहक हैं जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस को थोड़ी सख्ती तो करनी ही पड़ रही है। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों का दर्द लापरवाह लोग क्या समझेंगे। देश भर में कोरोना, ब्लैक फंगस से लेकर तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक महामारी को लेकर घातक लापरवाही की लहर चल रही है। तमिलनाडु के मदुरै में कोरोना काल में फ्लाइट में हुई एक शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद हो गया। नगर विमानन निदेशालय ने हवा में उड़ते प्लेन में की गई इस शादी से जुड़े मामले पर जांच का आदेश दे दिया है। डीजीसीए के मुताबिक मदुरई के एक कपल ने आसमान में यानी फ्लाइट के अंदर शादी करने का फैसला किया। इसके बाद एक विमान कंपनी के जरिए कपल और उसके घर वालों ने रिश्तेदारों के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराया। आसमान में उड़ते समय हुए इस शादी समारोह में जो लोग शामिल हुए, उनकी बिना मास्क वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोरोना नियम तोड़कर आयोजित की गई शादी के कई वीडियो वायरल हुए तो डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए मामले की रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए का कहना है कि शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया गया। फ्लाइट में मौजूद किसी शख्स ने मास्क तक नहीं लगाया, इसलिए मिड एयर मैरिज की जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं एयरलाइंस ने अपने अधिकारियों से कहा है कि घटना से संबंधित कर्मचारियों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हवा तो नहीं, लेकिन जमीन पर हो रही शादी में बारातियों का मुर्गा डांस वायरल हो रहा है। एमपी में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ लोग चोरी छिपे शादियां कर रहे हैं। टीकमगढ़ में यूपी के मऊरानीपुर से एक बारात आई। रास्ते में पुलिस प्रशासन की टीम ने जांच की तो मालूम हुआ कि 50 से ज्यादा लोग बारात लेकर आए हैं। पुलिस ने बाराती बनकर आए कई युवकों को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया। फिर सड़क पर मुर्गा परेड करवाई गई। बाद में पुलिस ने बारात में शामिल सभी लोगों को सख्त हिदायत देकर वापस लौटा दिया। कोरोना महामारी के दौर में एक घोड़े के अंतिम संस्कार में जुटा ये हुजूम देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कर्नाटक के बेलगाम में मरादी मठ का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग चौंक गए, क्योंकि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक घोड़े की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में जुटे और घोड़े की अंतिम यात्रा में न केवल शामिल हुए बल्कि अंतिम संस्कार के वक्त तक रुके। यानी सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो बेलगाम के मरादी मठ का है। स्थानीय प्रशासन ने इसे कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में फिलहाल सील कर दिया है।
खबर है कि ग्रामीणों ने आश्रम के घोड़े के साथ पूजा की थी। इसके बाद दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए घोड़े को खुला छोड़ दिया गया था। 2 दिनों तक घोड़ा गांव में चरता रहा, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक उसकी मौत हो गई। इसकी खबर मिलने के बाद लोगों ने दाह संस्कार का आयोजन किया। इस पूरे आयोजन के दौरान जुटी भारी भीड़ ने कोरोना महामारी के दौर में भारी लापरवाही की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बड़वानी के ठीकरी इलाके में एक व्यक्ति की मौत के बाद जनाजे में भारी भीड़ जुटी। जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोग जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना अंतिम यात्रा निकाली। प्रशासन की टीम को खबर मिली तो वो लोगों को रोकने के लिए पहुंची। तहसीलदार राजेश कोचले माइक लेकर लोगों को भीड़ खत्म करने की हिदायत देते रहे, लेकिन लोग बेपरवाह नजर आए। प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। प्रशासन की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है और इसके बावजूद भी नहीं माने हैं लोग, तो उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें संख्या तो करीबन 100 से ऊपर ही थी। अभी जैसे जैसे बयान में आता जाएगा वैसे कार्रवाई आगे बढ़ाते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लोग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। वृंदावन के TFC सेंटर में प्रशासन ने राशन बांटने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए टीम तैनात की है, लेकिन राशन के लिए इतनी भारी भीड़ जुटी कि कई महिलाएं राशन लूटने लगी। वहां मौजूद कर्मचारी उन महिलाओं को रोकने में नाकाम रहे। राशन लूटने वालों का दावा है कि कई घंटों तक इंतजार के बावजूद उनका नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से वो लाइन तोड़ने के लिए मजबूर हुए। सवाल ये है कि इस तरह से राशन भले ही मिल जाए, लेकिन कोरोना का खतरा भी कितना ज्यादा है। प्रशासन और जनता दोनों को कोरोना नियमों के तहत ही राशन देने की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से मदद मिल सके। साथ ही कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के हथियार को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितनी लापरवाही होगी वायरस उतनी ही घातक रफ्तार से बढ़ेगा। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला। यह आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। किसानों के मुताबिक हिसार में पिछले रविवार को पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प के मामले में पुलिस की ओर से 300 से ज्यादा किसानों पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पुलिस पर आंसू गैस के गोले और बल प्रयोग करने का आरोप है। हालांकि किसानों को यह भी समझना चाहिए कि सिंघू बॉर्डर समेत जहां भी वो भीड़ के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, उससे महामारी की समस्या और बढ़ेगी। किसानों को अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखना होगा। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह आंदोलन किया जा रहा है, वो किसी के हित में नहीं है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। टूल किट मामले में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर टूल किट मामले में झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। इस मामले में कल दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची और वहां पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की गई। ये पूछताछ टूल किट से जुड़े ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के मामले में की गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया से पूछा कि आखिर किस आधार पर उसने टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया है, उसके पास इससे जुड़े आखिर क्या सबूत हैं। इस मामले में ट्विटर का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक टूल किट को कांग्रेस का टूल किट बताते हुए उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर इंडिया के 2 दफ्तरों पर पहुंची, जांच पड़ताल के लिए पूछताछ लोगों से करने के लिए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टूल किट मामले में ट्विटर इंडिया के CEO से भी पूछताछ की गई है और इसी मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के साथ ट्विटर इंडिया पर भी निशाना साधा।
कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस की आज भी सरकार है, वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। अगर आप इस बात से आश्वस्त हैं कि यह आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? और इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर केस दर्ज करवाने का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के CEO से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूल किट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए, और ट्विटर इंडिया के CEO ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार हैं और कंटेंट के लिए नहीं। इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर इंडिया और कांग्रेस पर ट्वीट करके हमला बोला है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि टूलकिट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उनकी सांसें क्यों फूल रही है? नोटिस मिलते ही ट्विटर से संबंधित अधिकारी गायब कहां हो गए? अब इनकी पैरवी करने वाले राहुल गांधी और भूपेश बघेल बताएंगे कि ये सब कहां छुपे हैं। तो इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया कंपनियों को डराने के लिए उनके दफ्तर पर छापे मरवाने का आरोप लगाया। टूलकिट आया क्यों? वो इसलिए कि देश में कोरोना से लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये टूल किट ईजाद किया गया। टूल किट के मामले में स्पष्ट हो गया है, ट्विटर ने कहा, जो उनके तरफ से जो बातें सामने आई है उसे धमकाने के लिए केंद्र सरकार ने उसके कार्यालय भेज दिया है। इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बैठे हुए लोग किस स्तर पर जा रहे हैं। टूलकिट मामले में कांग्रेस भी अब लगातार हमलावर मूड में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #टूलकिट के साथ एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सत्य डरता नहीं, और ये पलटवार है बीजेपी सरकार पर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी मुद्दे पर ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट करने का आरोप लगाया और ट्विटर से उनके ट्विटर हैंडल को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग देने की भी मांग की। सबूत के तौर पर इस सुरजेवाला ने इन मंत्रियों के ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी ट्विटर की लीगल टीम को भेज दिए हैं। टूलकिट मामले को लेकर शिवसेना ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सोशल मीडिया का अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। टूलकिट का जो मामला है उस बारे में आप पूरे देश में एक डिबेट चल रहा है, समझ लो पूरे विश्व में डिबेट चल रहा है, लेकिन ये सभी ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो या टूलकिट हो, सभी का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने विरोधियों के खिलाफ भी पहले किया है। जब मामला उनके ऊपर उलट गया तो ये सब शुरू हो गया है, यहाँ रेड मारो, यहाँ पकड़ो, उनको दबाओ, उनको दबो। ये तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट चल रहा है और हम भी मजा देख रहे हैं। 26 मई को किसानों के विरोध दिवस मनाने के ऐलान के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस विरोध दिवस के लिए किसानों को 12 विपक्षी दलों के साथ साथ सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसी बातें भी कही गई, पत्र लिखा गया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर पलटवार तेज कर दिया ऐसे में। इस बीच पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसानों के समर्थन में पंजाब में अपने घर पर काला झंडा फहरा दिया। कोरोना संकट में किसानों का विरोध दिवस। किसानों के समर्थन में सिद्धू ने दिखाए काले झंडे। किसानों को विपक्षी दलों के समर्थन पर सियासी घमासान। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ अपने घर की छत पर
काला झंडा लगाते नजर आए। तो वहीं अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने भी अपने घर के ऊपर काला झंडा तान दिया। सिद्धू का ये संकेत किसानों के 26 मई को होने वाले विरोध दिवस के समर्थन में है, जिसका ऐलान उन्होंने पहले ही ट्वीट के जरिए किया था। 26 मई को किसानों का विरोध दिवस। असल में हरियाणा के हिसार में सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद किसानों के हौसले बुलंद हैं और वो 26 मई के अपने विरोध दिवस के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। किसानों का दावा है कि 26 मई को उनके आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों की भारी भीड़ जुटेगी और किसान अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। किसानों का दावा है कि विरोध दिवस के दिन लोग अपने घरों और गाड़ियों में काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, उन्होंने 31 मई को आंदोलन के लिए एक अहम बैठक करने का दावा भी किया। 26 मई यानी कल पूरे देश में किसान विरोध दिवस के तौर पर मनाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर और ये जो टेंट है ये किसानों का ही टेंट है और पिछले 6 महीने से इसी तरीके से ये टेंट यहाँ पर बरकरार है और आप देख सकते हैं कि इसके जो छत है वो छत भी इस वक्त बांस काट कर यहाँ पर पुख्ता बना दिए गए हैं और यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर 6 महीनों से डटे हुए हैं। तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पर पिछले 6 महीनों से डटे हुए। ये अपने घरों पे, अपने फार्म हाउस पे, गाड़ियों पे काला झंडा लहराना है और गवर्नमेंट का हर तरीके से विरोध करना है। और यहाँ भी बहुत से लोग आएंगे सिंघू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पे, जो बाहर से अभी चले हुए हैं। किसान विरोध दिवस मनाने पर अड़ गए तो पंजाब और हरियाणा सरकार को कोरोना के और फैलने की चिंता सताने लगी, क्योंकि आंदोलन में शामिल होने वाले अधिकांश किसान पंजाब और हरियाणा से हैं, जो भीड़ में शामिल होकर वापस अपने गांव को लौटेंगे। गांव में जब कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है, ऐसे में आंदोलन से हालात बिगड़ने की आशंका बनी हुई है, लेकिन किसानों की सोच इससे परे है। मास्क क्यों लेके, आपको डर नहीं लगता है? ये कोरोना के नाम से आप सब लोग हमें डरा रहे हो और कुछ नहीं है। ये सरकार के षड्यंत्र रचा गया ना कोरोना का, ये पूरे देश को ही पागल बनाने में लगे हुए। ना जी कोई कोरोना बिल्कुल खत्म है, वैसे बकवास कर रहे हैं। हमारे गांव है रिचौली, वहाँ कई आदमी मर गए, कहने लगे कोरोना से मरे हैं। कोई कोरोना वहाँ है टावर की गिरने के कारण एक्सीडेंट होकर मरे हो। हमारे जितने भी गांव बसे हैं बॉर्डर पर, इन घरों में किसी को भी कोई कोरोना नहीं। लेकिन एक बात बताओ यार, सरकार कोरोना के नाम से लोगों को डरा के लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद कर, ये क्या लोगों को घरों में बंद करना? आंदोलन से कोरोना के फैलने की सरकार की चिंता के बीच हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें दावा किया गया कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होने वाले किसानों के गांव में कोरोना तेजी से फैला है और इससे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सोनीपत के 13 गांव में एक महीने में 189 लोगों की मौत कोरोना से हो गई और इन सभी 13 गांव के किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं, जबकि सिसाना, बरोदा, बुटाना और खानपुर गांव में भी एक महीने में 86 लोगों की मौत हो गई, जहां के किसान आंदोलन में शामिल हैं। जिंदगी की कीमत पर कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। कोई आंदोलन इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं है। 4 गुना हो रहे हैं, 6 से 22 हो रहे हैं, यानी लगभग 3.25 गुना हो रहे हैं। तो कोई कैसे मान ले कि ये कोरोना की वजह से नहीं हुई या इनका पार्टिसिपेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही मैं कई गांव आपको गिन के दिखा देता हूँ। मुडलाना है, मुरथल है, बैसवाल है। अब बैसवाल का ले लेते हैं। बैसवाल में पिछले साल यहाँ से बैसवाल से 2 परिवार रेगुलर जाते हैं। पिछले साल 3 लोगों की मौत हुई थी, अब 18 लोगों की मौत हुई है, 6 गुना मौत हुई है। एक तरफ कोरोना का कोहराम है तो दूसरी तरफ किसानों की आंदोलन की तैयारी है। किसानों ने विरोध दिवस मनाने का फैसला किया तो 12 विपक्षी दलों ने उनका साथ भी दे दिया, जिस पर जारी सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। हरियाणा सरकार किसानों को दोषी मानती है कोविड फैलाने के लिए, चूंकि वो धरना दे रहे। क्या 5 विधानसभाओं के चुनाव किसानों ने कराए थे? क्या कुंभ का मेला किसानों ने कराया था? क्या उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चुनाव किसानों ने कराए थे? हरियाणा सरकार और भारत सरकार, ये सरकारें किसान विरोधी सरकारें हैं। अपने गुनाहों को बचाने के लिए किसानों को दोषी मानती है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की।
समझ में नहीं आ रही कि सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहती। इतना बुरा वक्त चल रहा है देश का, देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लगातार किसानों की मौतें भी हो रही हैं, फिर भी सरकार किसानों से क्यों नहीं बात करना चाहती, बात करके समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती। क्यों नहीं सरकार ये 3 कानून जो सरकार ने बनाए हैं किसान के विरोध में वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है ये मेरी समझ में नहीं आता। सरकार जनता के लिए है कि सरकार तानाशाही करने के लिए? उधर इसके जवाब में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज विपक्षी दलों पर जमकर भड़के और उन्होंने दावा कर दिया कि विपक्षी दल किसानों के हितैषी नहीं है। मैं इन 12 विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो ये बात वो जरूर कहते। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। असल में किसानों के समर्थन में 12 विपक्षी दलों ने 12 मई को मिलकर पीएम को एक खत लिखा था और कृषि सुधार कानूनों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा फिर से शुरू करने की मांग की थी। लेकिन उनके ऐसा करने से किसान संगठनों के बीच मतभेद पैदा हो गए। एक गुट पीएम को चिट्ठी लिखे जाने से नाराज हो गया। हालांकि इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन किसान नेताओं ने इस मतभेद को आपसी मतभेद बताकर मुद्दे को शांत कर दिया। कई बार कोई मनमुटाव इतने बड़े इलेक्शन में, इतने बड़े एजिटेशन में, इतनी बड़ी गिनती में जो रही है, कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी कारण कोई बात हो जाती है, कोई ऐसी बात है। ऐसा तो नहीं सिरसा जी का अपना आंदोलन बिछड़ जाए, वो उनको मनाया जाएगा? हाँ जी, उनको मनाया जाएगा सिरसा जी, जो बात की जाएगी नेताओं से। हमारी बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन हम बैठ के जो बातचीत होती है उसका समाधान निकाल लेते हैं। किसानों की कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर चर्चा को फिर से शुरू करने की है, लेकिन जिस तरह से देश कोरोना के महासंकट से जंग लड़ रहा है, ऐसे में कोरोना से निपटना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। किसानों के आंदोलन में भीड़ जुटने से ये चुनौती और बड़ी हो सकती है।